नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एटम्स विद वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स की जो सेकंड सीरीज़ थी उसके अंदर ये अगला लेक्चर है। इसके अंदर हमें बड़े छोटे छोटे और बड़े खूबसूरत से एस्पेक्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन व्हाट आर क्रिटिकल पोटेंशियल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। बड़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अपीयर हो जाता है कि क्रिटिकल पोटेंशियल्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन कीजिए और उनको डिस्टिंग्विश कीजिए। तो देखिए क्रिटिकल का मतलब क्या होता है। जैसे ही आप सोचते हैं कि सपोज कोई पर्सन हॉस्पिटल में कहते हैं जी बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, तो जो ये क्रिटिकल वर्ड है दिस इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर बाउंड्री कि मतलब थोड़ा सा भी अगर वर्स हुआ तो काम खत्म, थोड़ा सा भी पॉजिटिव हुआ तो इधर, मतलब बिल्कुल बाउंड्री लाइन इधर या उधर। सो एग्जैक्टली सेम हमें समझ आ रहा है कि क्रिटिकल पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल होगा जिसके इस तरफ कुछ होगा, इस तरफ कुछ नहीं होगा। अब वो कुछ होगा नहीं होगा यहाँ पे क्या है, दैट इज़ मैं कहूँ कि चेंज इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चेंज इन एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस पोटेंशियल से नीचे वो नहीं हो पा रहा है और जिससे ऊपर वो हो पा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पोटेंशियल। सो यू विल राइट द लीस्ट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स नेसेसरी टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड क्रिटिकल पोटेंशियल। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जिस भी लेवल में नॉर्मली रहता है, चाहे वो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, जहाँ पे भी वो है, उसको वहाँ से उठा के किसी दूसरे लेवल तक लेकर जाने के लिए आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम एक्साइटेशन या मैं कहूँ कि उसको हम क्रिटिकल एनर्जी बोलेंगे। और वही एनर्जी जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एक्सप्रेस करनी शुरू कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पोटेंशियल। एंड दिस क्रिटिकल पोटेंशियल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, एक्साइटेशन पोटेंशियल होता है एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है। डेफिनेशन वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन के मैं कहूँ कि चलने की जगह जो है वो बदल जाएगी। किस तरीके से बदलेगी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से किसी हायर स्टेट में जा रहा है तो वो एक्साइटेशन है, और एक्साइटेशन के अंदर जो एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, जो एनर्जी हमें चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिक्वायर्ड टू एक्साइट द एटम। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये धोखा खा जाते हैं कि एटम की एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए जो एटम की एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन मतलब उसको हिला देना, उसकी पर्टिकुलर जो मैं कहूँ कि इक्विलिब्रियम स्टेट है, जहाँ वो रहना चाहता है, जहाँ वो नॉर्मली रहता है, उसको वहाँ से हिला देना। अब एटम के अंदर डिफरेंट लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हिलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब एटम डिस्टर्ब हो गया। सो बेसिकली एटम की एक्साइटेशन मीन्स एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड आयनाइजेशन ऑफ एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर ही निकाल दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, पूरे के पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालते जाएंगे उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, उतने नेगेटिव चार्जेस बाहर निकलते जाएंगे। एंड दैट प्रोसेस इज नथिंग बट आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन देखिए, दिस इज एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रिक्वायर्ड टू आयनाइज द एटम, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन रिमूवल हम क्या कहेंगे, हमें पता है कि डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो एटम में होते हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ये हो गया इन्फिनिटी लेवल। बिल्कुल यहाँ से उठा के मान लीजिए मैं इन्फिनिटी लेवल पे पहुँचा दूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको बाहर निकाल लिया। सो आयनाइजेशन बेसिकली मीन्स द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट टू infinity level. Now if I say that let us take an example of hydrogen atom, the electron should be in the lowest energy state that is in orbit n is equal to 1. हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन एटम के अंदर n is equal to 1 स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। तो इस ग्राउंड स्टेट से जब हमें ऊपर उसको लेकर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे पता है कि इस ग्राउंड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन इज नियरेस्ट टू इट्स न्यूक्लियस एंड हैज़ द साइज गिवन बाय बोर्स रेडियस। अप्रॉक्सीमेटली 5 एंगस्ट्रॉम होता है, आपको पता है। एंड व्हेन इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इट गोज अप टू सम हायर लेवल, और in any other orbit if it is transmitted then we call that electron is excited, it is in its excited state. And if the electron goes out of its atom and or I may say it is lifted to n is equal to infinity level, then we call that atom is ionized, hydrogen atom is ionized. Therefore excitation potential is the energy which excites the target atom by raising one of its electron to any higher orbit. And ionization energy, the energy which ionizes the target atom by knocking out an electron and completely out of the atom. और मैं कहूँ कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय हाइड्रोजन एटम टू रेज इट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैसे आई? अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूँ, आपने इसको नोट कर लिया होगा,
अगर मैं एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर, हमें पता है ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3.4 एंड द डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एग्जैक्टली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर 1.51. जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे यू विल गेट 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो देखिए फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में पहुंचाने के लिए यू नीड लेसर एनर्जी एंड इन टू रीच द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेशन स्टेट यू नीड अ हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी. और अगर मैं कहूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा जाए आपसे तो दैट विल बी नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वही फॉर्मूला एनर्जी का याद कीजिए, वो बीती बातें पुरानी कहानियाँ, -me⁴ z² डिवाइडेड बाई 8ε0 n² एंड h². जब आप इसको सॉल्व करते हैं यू गेट -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपको पता है आप इसमें n को 1 पुट करवाएंगे सो E1 इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जब आप इसको 2 पुट करवाएंगे तो E2 की वैल्यू आ जाएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जब आप 3 पुट करवाएंगे E3 की वैल्यू आ जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो जाता रहता है एनर्जी 0 तक जाता रहता है. So this was all about excitation and ionization potential. Or in other words, if I say that if discrete amounts of energies are required to excite the hydrogen atom between different energy states, and therefore we may say that energies in hydrogen atom or energy levels in hydrogen atom are quantized in nature. So next we should move to our next topic, that is selection rules. तो देखिए ये जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं ये कहाँ पर काम आते हैं. अब हमें पता है कि एक्साइटेशन करवानी है, आयनाइजेशन करवानी है, हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स जो हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवानी है, ट्रांसफरेंस करवानी है. अब हर जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल नहीं होती है, तो कौन से ऐसे रूल्स हैं which decide whether particular transition is allowed or not, उनको कहा जाता है सिलेक्शन रूल्स. मैं जैसे हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप नोट करते जाइए, सो लिखने में इट कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. सो सिलेक्शन रूल्स आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स or conditions that give the possibility of occurrence of a spectral line, because experimentally it is observed that all the possible combinations of allowed energy levels do not actually appear as spectral lines. कि क्या है कि जैसे डिफरेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स के अंदर आप चाहेंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, कहीं भी आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, राइट. आप इलेक्ट्रॉन को कहेंगे जरा सा आ इधर, इलेक्ट्रॉन कहेगा अरे नारे ना. तो वो क्यों ऐसे कहता है, बिकॉज और हमें कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन होगी या नहीं होगी. सो देर आर फ्यू सिलेक्शन रूल्स, फ्यू कंडीशंस, और इसके अंदर मेजर 2 हैं जो आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करने होते हैं. फर्स्ट इज सिलेक्शन रूल फॉर मैट्रिक्स एलिमेंट. सिलेक्शन रूल फॉर मैट्रिक्स एलिमेंट. So, what is this? The probability of induced and spontaneous transitions depend on same matrix element. Hence, only certain transitions are allowed in which a wave function will be having odd parity under the transformation produced by psi n star psi m. ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. आप लोगों ने मैट्रिक्स एलिमेंट पढ़ रखा होगा, ये मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए. अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर ट्रांजिशन अलाउड कही जाए, the transitions which are allowed under few selection rules are termed as allowed transitions, and the transitions which are not allowed under few selection rules are termed as forbidden transitions. So exactly same second selection rule होता है selection rule for angular momentum. कि जो एंगुलर मोमेंटम है, हमें पता है बोहर भाई साहब ने हमें कह दिया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए. हमें पता है वो क्वांटाइज्ड होता है. और अगर आपको एक ट्रांजिशन अलाउड चाहिए तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए +-1
टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए ±1 एंड 0 भी हो सकता है, एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम चेंज होना चाहिए विद 0, यानी कि आप S to S, P to P ये जो ट्रांजिशंस हैं ये आप करवा सकते हैं। ऐसे ही आप S से P, P से S भी जा सकते हैं। यू कैन नॉट गो फ्रॉम S to D बिकॉज वहाँ पर ये जो L है ये डेल्टा L ±1 नहीं रहेगा। बाकी इनकी समझ आपको तब आएगी जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। सो स्पिन शुड बी अनचेंज्ड इन एनी ट्रांजिशन। डेल्टा S क्या होना चाहिए 0, L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड S इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो सिलेक्शन रूल्स का पार्ट जो आपको एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करना होता है वो इतना ही होता है। अब इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, इनकी डीप डिस्कशन हम अपने लेक्चर्स के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।